वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है और इसके साथ ही साथ ये लवण क्या होती है। इन दो क्वेश्चन पर हम लोग एक बेहतरीन तरीका से चर्चा करेंगे और ये दो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है और आपके बोर्ड एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, लवण क्या होती है। 2 नंबर में हमेशा बराबर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर में हम लोग इन दो प्रश्नों को एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन का मतलब होता है शांत रहना। जैसे कि मान के चलिए, आप ही के घर परिवार में, आप ही के समाज में दो विरोधी पार्टी को किसी बात को एक सामंजस्य बैठा करके, तालमेल बिठा करके अगर दोनों में क्या करा दिया जाए, संधि करा दिया जाए, दोनों को मिला दिया जाए, तो उस दिन क्या हो जाएगा? वहां पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। बात को समझिए। हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से, गांव घर के एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को समझिए। जैसे कि आप ही के घर परिवारों में या आप ही के गांव समाज के अंदर में किन्हीं दो विरोधी पार्टियों को जब मान के चलिए किसी बात को लेकर के एक जो है सामंजस्य बना करके दोनों में जो है बातचीत के जरिए जो है आपस में मिला देता है, तो उस दिन क्या होता है? उस एरिया के अंदर में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो लड़ाई झगड़ा नहीं होगा तो शांत हो जाएगा। वही तरह के उसी तरह की बात यहाँ पर भी है। अम्ल का कट्टर दुश्मन कौन है? क्षार। और क्षार का कट्टर दुश्मन अम्ल। ना तो क्षार को देखना चाहता है क्षार, ना तो पहले तो हम ही बताए। इससे पहले जब मान के चलिए दोनों विरोधी पार्टी को नहीं मिलाए थे, तो ये विरोधी पार्टी उसको नहीं देखना चाहता था और वो विरोधी पार्टी इसको नहीं देखना चाहता था। दोनों के कारण से हमेशा क्या होता था? लड़ाई होता था और दोनों के कारण लड़ाई करता था वो दोनों, परिणाम भुगतना पड़ता था आम जनता को। अब अम्ल जब अकेले था तो अकेले जो है परेशान किए होता जनता को। क्षार अकेले है तो क्षार अकेले परेशान किया था। अब पता चला कि अम्ल और क्षार दोनों को मिला दी है। अब परेशान नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, इसका मतलब शांत हो जाएगा। तो उसी तरह की बात है। आइए ना, यहाँ पे एक डेफिनेशन के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप, अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण तथा जल का निर्माण होता है। इसी का तुम लोग कहते हैं, इसी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बात को समझिए। अम्ल किसका कट्टर दुश्मन है? क्षार। क्षार का कौन कट्टर दुश्मन है? अम्ल। ये दोनों क्या है? एक दूसरे का कट्टर दुश्मन है। यही दोनों को एक दूसरे के साथ मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? उदासीन। उदासीन का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सिंपल में रहेगा। तो वही अभिक्रिया का नाम है उदासीन ना। अब मान के चलिए कहते रहते हैं इस तरह का बात हम लोग को सुनने को मिलते रहता है। बोलिए किस तरह का बात? अब मान के चलिए आपके घर से किसी दूसरे के यहाँ क्या हुआ? लड़ाई हुआ और उस बीच में कोई आदमी आप ही के परिवार का सदस्य क्या होता है उस समय नहीं बोलता है, विरोधी दूसरे पार्टी के बदले में, दूसरे पार्टी के विरोध में जब नहीं बोलता है, हे लड़का जो है उदासीन था, उदासीन है। अरे तुमको बोलने के लिए नहीं आता है रे, तुमको खाया पिया नहीं है रे, तुमको कुछ करने के लिए नहीं आता है, तुम उदासीन था रे। उदासीन कैसे था? मुंह कैसे लटकाया हुआ रहता था रे? समझा उदासीन का मतलब? मुंह लटकाए हुए शांत। अब आपके और दूसरे परिवार के बीच में लड़ाई हो रहा है, उसी दिन आपके घर परिवार के सदस्य कोई नहीं बोलेगा तो उसी दिन बोलेंगे ना उसको, तुम उदासीन था, उदासीन है। उदासीन मतलब कौमे था, मतलब कि नहीं बोल रहा था। इस तरह से बात समझिए ना। अब वो उदासीन का मतलब वहाँ पे दूसरा बात हो जाता है। कहाँ पे? जब किसी वस्तु को तौलते हैं कम में रह जाता है तो उस दिन कहते हैं उदासे है रे, उदासे है रे, मतलब और डालिए तब उसके लेवल में आएगा। 2 किलो मान के चलिए किसी वस्तु को लेते हैं और उसमें मान के चलिए 1.5 kg रहता है तो कहीं उदासीन है, उदासीन है, थोड़ा और डालिए तब 2 किलो पड़ेगा। वो तो वहाँ पे जनरली वो घर परिवार की बात हो गया। लेकिन घर परिवार के बात से हम आपको समझाना चाहते हैं कि उदासीन का मतलब क्या होता है? शांत होना। अब इस प्रकार की अभिक्रिया में क्या होगा? ना तो अम्ल का गुण रहेगा, ना ही क्षार का गुण रहेगा। और जब अम्ल और क्षार का गुण रहेगा ही तो अपना प्रभाव दिखाई रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब शांत थोड़ी है। अब दो विरोधी पार्टी को मिला है और दो विरोधी पार्टी को मिलाने के बाद फिर भी दोनों का प्रभाव ही है, तब तो इसका मतलब क्या हुआ? मेल मिलाप नहीं हुआ। दोनों विरोधी पार्टी को मिलाने के बाद क्या हुआ? अपनी शक्ति को कम करेगा। कम करने का मतलब क्या हुआ? वो अपना प्रभाव नहीं डालने का प्रयास करेगा, वो अपना धमकी नहीं देने का किसी को प्रयास करेगा। अब शांत है, नॉर्मल है। तो उसी तरह के बात को हम लोग क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यानी कि अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया कराते हैं ना, तो लवण और जल का निर्माण करता है। अम्ल और क्षार का अभिक्रिया करे, अम्ल और क्षार बनता तब ना। देखो ना, इन दोनों की जो अभिक्रिया करे, अम्ल और क्षार का अभिक्रिया की, तो तीसरे पदार्थ का निर्माण हो गया। दो विरोधी की पार्टी को जो मिला है तो दो विरोधी पार्टी लड़ाई न करके शांत हो गई, एक तीसरा बात हो गया। जब तीसरा बात हो जाएगा तो उसी को कहते हैं हम लोग उदासीन। और इसी अनुसार से यहाँ पर भी समझिए, जब अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो वहाँ क्या होता है? लवण और जल का निर्माण होता है। इसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। बात को समझिए, हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसके बाद देखिए, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया कराए तो लवण और जल का निर्माण हुआ। अब देखिए HCl, HCl का मतलब अम्ल हो गया, क्षार का मतलब NaOH हो गया। ये दोनों एक दूसरे के साथ अभिक्रिया किया है। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करेगा तो हम सभी जानते हैं
अम्ल और क्षार के बीच जब ही अभिक्रिया होगा तो उस स्थिति में कुछ बने ना बने, हमेशा जल लिख देंगे, जल बनबे करेगा। देखो H2O H2O H2O। अब देखो बच गया कौन यहाँ पे Na और Cl, तो इसको NaCl मिला दिए। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया करेगा तो H2O बनेगा ही, H2O का मतलब जल बनेगा ही। अब बच गया कौन Na और SO4, तो Na2SO4। होता क्या है, सल्फेट जो होता है ना, इस पर क्या होता है, इसकी संयोजकता क्या होती है, 2 होती है। और यहाँ पे देखिए सोडियम की संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। आप जब यहाँ से कीजिएगा तिर्यक गुना कीजिएगा, आप फॉर्मूला निकालने के लिए हम आपको सिखाएंगे, फिलहाल यहाँ पर समझिए, इसको ध्यान में रखिएगा ना। तो Na2SO4 इस तरह की बात हो जाती है। देखिए यहाँ पे HCl से यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो जल तो बनबे करेगा, जल तो कन्फर्म बनबे करेगा, इसके साथ ही साथ लवण भी बनेगा KCl। ये सब क्या है, धातु का एक यौगिक ही ना है। देखो धातु का यौगिक, क्योंकि धातु है, यहाँ देखिए धातु और अधातु, धातु देखो धातु है ना सभी ना, तो धातु का एक यौगिक है, धातु के एक यौगिक है ना, तो उसको हम लोग लवण भी कहते हैं। धातु के एक यौगिक जो अम्ल से अभिक्रिया करके बनता है, बात को समझिए। तो ये सारे क्या है यहाँ पे, ये सारे क्या है, लवण है, और ये सारे तो जल ही है। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, इसका परिभाषा तो लिखना ही है, और इसके साथ ही साथ आपको ये देना जरूरी है, अम्ल और क्षार के बीच जो अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर किस किस तरह की अभिक्रिया हो रही है, इतना आप दे दीजिएगा रिएक्शन, आपको मार्क नहीं काटेगा ना। रिएक्शन देना जरूरी है ना। जिस तरह से फिजिक्स के अंदर में आपको डायग्राम या बायोलॉजी के अंदर में डायग्राम देना जरूरी है, अगर वो नहीं देते हैं तो आपका मार्क कटने की संभावना प्रबल रहती है ना। अब क्वेश्चन चेकर पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन चेकर पे डिपेंड करता ही है। तुमने ना तो फिगर दिया है, नहीं तो उसका असाइनमेंट लिखा है। फिजिक्स के अंदर में मार्क कब करता है, जब बच्चा उसका जहां पर डायग्राम देने योग्य बातें हैं तो वहां पर डायग्राम दे देना चाहिए। इसके साथ ही साथ किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में लिख रहे हैं परिभाषा, तो वहां पर उस फिजिकल क्वांटिटी का ऐसा यूनिट लिखना जरूरी है ना। अगर ये सब नहीं लिखेगा तो हकीकत में 100% वहां पर मार्क काटने की संभावना रहेगी। 5 मार्क रहेगा तो उस में 3 मार्क दे देगा। ऐसा यूनिट और कौन सी राशि है, अदिश है कि सदिश राशि है, ये बताना जरूरी होता है। और उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और अलग अलग जैसे कि अवागाद्रो स्थिरांक 6.022 × 10⁻23 होता है, और वो सारे कांस्टेंट वैल्यू है। अगर कांस्टेंट वैल्यू वहाँ पे देने योग्य बात ही है तो वहाँ पे वो भी देना जरूरी है, नहीं तो मार्क कटने की संभावना बनी रहती है। ठीक उसी तरह से अगर केमिस्ट्री के अंदर में आप चाहते हैं कि आपका स्कोर बेहतर हो तो वहाँ पे क्या देना जरूरी है, रिएक्शन देना जरूरी है। केमिस्ट्री क्या है, रिएक्शन है, और रिएक्शन करेगा तभी ना एक नया पदार्थ का निर्माण होगा। और केमिस्ट्री में क्या होता है, हमेशा नए पदार्थ का निर्माण होता है, वही ना केमिस्ट्री है। तो लवण क्या है, अब आइए जानते हैं। तो लवण का मतलब होता है अम्ल और धातु के बीच अभिक्रिया। अम्ल और धातु के बीच जब अभिक्रिया होती है तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है। देखिए जब मान कर चलिए आपको याद नहीं रहे कि आखिरकार लवण क्या होती है या उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, तो उस स्थिति में हमारा बात याद रखे रहिएगा। क्या सर जी बताए हुए थे, इधर सुनो, सुनिए। जब आप मान के चलिए आपको इस तरह का बात याद नहीं रहेगा तो उस दिन क्या करेंगे, हमारा बात ध्यान में रखिएगा। सर जी बताए हुए थे उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है शांत होना। तो भाई शांत कैसे होगा, अम्ल का कट्टर दुश्मन है क्षार। अगर इसका मतलब क्या हुआ, अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो इसका मतलब जो विलयन तैयार होगा वो क्या होगा, उदासीनीकरण ना। इस तरह से समझेंगे। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस विलयन के निर्माण होगा, याद तो अगर याद रहेगा, याद क्यों नहीं रहेगा, बार बार देखे हुए रहेंगे तो बार बार प्रैक्टिस किए हुए रहेंगे तो याद क्यों नहीं होगा। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल का निर्माण होता है। इसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में अब जो विलय प्राप्त हुआ, जो विलयन प्राप्त हुआ, विलय नहीं, जो विलयन प्राप्त हुआ, इस अभिक्रिया के बाद जो विलयन प्राप्त हुआ उसमें ना तो अम्ल का गुण रहा, ना ही क्षार का गुण रहा। वो अपना गुण, अपना स्वभाव भूल गया, अब छोड़ दिया अपना स्वभाव। क्योंकि जब अपना स्वभाव छोड़ेगा नहीं तो उस स्थिति में क्या शांत कैसे होगा। अब मान के चलिए दोनों विरोधी पार्टी को मिला है, और दोनों विरोधी पार्टी मिलाने के बावजूद ये दोनों विरोधी पार्टी अपने आप को, दोनों को ऐंठ रहा है, दोनों में क्या रहा है, अपना गुण डाल रहा है, दोनों अपना प्रभाव छोड़ ही रहा है। दोनों जब अपना प्रभाव छोड़ ही रहा है इसका मतलब मिला नहीं। लवण का डेफिनेशन किस तरह से देंगे, अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, या नहीं तो अगर ये मान के चलिए आपको याद नहीं रहे तो उस स्थिति में लिखेंगे क्या, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है, अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो एक नए यौगिक का निर्माण होता है, उसे हम लोग कहते हैं लवण। अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया के फलस्वरूप जब एक नए यौगिक का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। देखिए अम्ल यहाँ पे है और धातु है, अम्ल धातु से रिएक्शन कराए तो लवण प्लस
हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे देखिए ये यौगिक ही न प्राप्त होता है। यौगिक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक तत्व जब आपस में मिल जाता है। देखो यहाँ पे सोडियम एक तत्व है, क्लोरीन एक तत्व है, ये दो यौगिक हो गया। मैग्नीशियम अलग तत्व है, सल्फेट, सल्फर, ऑक्सीजन ये अलग अलग तत्व है। तो अलग अलग तत्व जब आपस में मिले हुए रहते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। तो हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको एक बेहतरीन तरीका से समझ लिए होंगे। अम्ल और धातु के बीच जब क्रिया होगी तो जिस यौगिक का निर्माण होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अब देखिए लवण का परिभाषा यहाँ पर से भी दे सकते हैं। अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए यौगिक का निर्माण होता है जिसे हम लोग लवण कहते हैं। अम्ल एवं क्षार के बीच भी नए यौगिक का निर्माण होता है, वो होता है लवण ही नहीं होता है। यहाँ से भी दे सकते हैं, जनरली यहीं से दीजिएगा, यहाँ से थोड़ा क्लियर कट स्पष्ट दिखाई पड़ेगा आपको, स्पष्ट मान के चलिए एहसास होगा। अम्ल एवं धातु की अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए यौगिक का निर्माण होता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक नए यौगिक का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे दो गुण यौगिक का निर्माण हो रहा है, NaCl और H2O। यहाँ पे देखिए रंजीत, अब देखिए यही लिखना क्यों बेहतर है, यही लिखना क्यों बेहतर है थोड़ा डेफिनेशन के हिसाब से। अब यहाँ पर भी देख रहे हैं लवण और जल का निर्माण हो रहा है, लेकिन यहाँ पे दो यौगिक का निर्माण हो रहा है, एगो ये हो गया एगो, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ यौगिक का निर्माण होगा वो लवण ही होगा। यहाँ पे यौगिक का निर्माण होगा लवण भी हो सकता है, जल भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे यौगिक का निर्माण होगा तो ये हमेशा लवण होगा। तो यही डेफिनेशन दीजिएगा। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अम्ल धातु सब क्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन का गैस का निर्माण करता है। तो लवण क्या है, इसका डेफिनेशन किस तरह से देंगे? अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे हम लोग कहते हैं लवण। या नहीं तो दूसरा डेफिनेशन क्या देंगे? अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो एक नए यौगिक का निर्माण करता है जिसे हम लोग कहते हैं लवण। लवण को पहचानने का क्या तरीका है? धातु का क्लोराइड रहेगा, धातु का क्लोराइड या धातु का सल्फेट, जब ये रहेगा तो उस स्थिति में आप समझ जाइएगा कि आखिरकार ये लवण ही है। धातु का क्लोराइड क्लोरीन यानी कि Cl लेवल रहेगा और धातु का सल्फेट, इसका मतलब समझ जाइएगा कि लवण ही है। लवण को पहचानने के लिए हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछा जाता है ना, लवण क्या है, क्षार क्या है, इसके बाद अम्ल क्या है, इसको पहचानने के लिए हमेशा पूछा ही जाता है। निम्नलिखित में कौन एक क्षार है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, निम्नलिखित में कौन एक लवण है, हमेशा एक नंबर में ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना। तो इसके बारे में हम बता दिए हैं ना, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं कि आखिरकार आप कैसे पहचानिएगा कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है, या कौन सा पदार्थ को हम लवण कह सकते हैं, तो बता दिए हम। तो अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? लवण। उदासीनीकरण अभिक्रिया के बारे में किस तरह से लिखेंगे? अम्ल एवं क्षार के बीच अभिक्रिया होती है तो जो एक नया विलयन तैयार होता है उसे हम लोग कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये कब? जब आपको याद नहीं रहेगा तब। वैसे हम आपको एक बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश की है। हम ये आशा कर सकते हैं कि आप लोगों ने इसको समझ लिए होंगे। कहीं पर भी दिक्कत आए तो उस दिन आप जरूर कमेंट कीजिएगा। ये रिएक्शन को देना जरूरी है, केमिस्ट्री के अंदर में रिएक्शन दे रहे हैं, परिभाषा इधर उधर हो भी रहा है तो चलेगा, मार्क दे देगा, लेकिन रिएक्शन नहीं दीजिएगा तो मार्क कट जाएगा। तो चलिए अब आइए, विद्यार्थी के जीवन में जो कंफ्यूजन रहता है, और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में श्योर है एक या दो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। वो भाई क्वेश्चन क्या है? हमेशा विद्यार्थी के जीवन में ये कंफ्यूजन में रहता है कि किस पदार्थ को कहेंगे हम लोग अम्लीय, किस पदार्थ कैसे कैसे पदार्थ को कहेंगे क्षारीय, या कौन से पदार्थ को कहेंगे हम लोग लवण। ये क्वेश्चन जो है ना हमेशा आते रहता है और विद्यार्थी इसको स्किप करते रहता है। तो आपको स्किप नहीं करना है। तो इसको पहचानेंगे कैसे कि आखिरकार दिया गया पदार्थ अम्लीय है, या दिया गया पदार्थ क्षारीय है, या दिया गया पदार्थ लवण है? इसको पहचानने का क्या तरीका है? तो पहचानने का सबसे बेहतरीन तरीका है धातु का क्लोराइड। धातु के साथ जब क्लोरीन रहेगा और धातु का जो सल्फेट रहेगा वो जनरली क्या होता है, वो सामान्यतः क्या होता है, वो लवण होता है। लवण को पहचानने का क्या तरीका है? लवण की पहचान क्या है? लवण की पहचान आखिरकार अगर आपको दे देगा कि निम्नलिखित में कौन एक लवण है, या निम्नलिखित में कौन एक क्षार है, या निम्नलिखित में कौन एक पदार्थ अम्ल है, तो उसको पहचानिएगा। तो पहचानिएगा कैसे? तो लवण की पहचान क्या है? वो हमेशा क्या होगा, धातु के साथ धातु के क्लोराइड और धातु के सल्फेट। सल्फेट का मतलब SO4 लगल रहेगा, और क्लोराइड का मतलब Cl लगल रहेगा। ये Cl या Cl2 लगल रहेगा, तो इस तरह का बात रहेगा तो उसको समझ जाएंगे आखिरकार ये लवणे है। देखिए हम आपको बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में एक लवण है,
तो जब भाई आप क्षार और अम्ल के बारे में पहचानना सीख गए तो क्षार अम्ल के बाद जो भी पदार्थ आएगा तो लवणीय होगा। एक ऐसे भी बना सकते हैं ना। जब पता चल गया तीन ऑप्शन में क्या है, ये तीनों ऑप्शन क्या है, अम्ल या क्षार है, तो इसका मतलब अब अगला ऑप्शन क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, लवण हो ही जाएगा ना। तो धातु का क्लोराइड और धातु का सल्फेट क्या होती है, तो लवण होती है। देखिए यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2 है, यहाँ पे ई नहीं है, MgCl2। इसके बाद CaCl2, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये सब क्या है, ये सब लवण की पहचान है। अब ये क्षार को किस तरह से पहचानेंगे, हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछा ही जाता है निम्नलिखित में कौन एक क्षार है। तो देखिए यहाँ पे किसी भी यौगिक के अंदर में OH लगल रहेगा या OH का हॉल 2 लगल रहेगा, OH माइनस रहेगा, OH माइनस आयन या OH जनरली देखिए ना, OH लगल रहेगा, OH2 रहेगा। देखो ना यहाँ पे CaOH का हल 2, यहाँ ऊपर में नहीं नीचे में CaOH का हल 2, यहाँ पे इस तरह का बात रहेगा, CaOH का हल 2 या MgOH का हल 2, यहाँ पे इस तरह से रहेगा ना, इस तरह का बात रहेगा। या धातु के ऑक्साइड रहेगा, धातु के ऑक्साइड, यानी कि क्षार की पहचान देखिए किस तरह से, क्षार अथवा क्षारक की पहचान, क्षार की पहचान OH लगा रहेगा, OH का हल 2 लगल रहेगा। इसके साथ ही साथ धातु का ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड का मतलब कैल्शियम धातु है ना, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ल है, मैग्नीशियम धातु है ना, तो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन लगल है। यानी कि धातु के साथ जब ऑक्सीजन लगल रहेगा, धातु और धातु क्या है, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं है तो पता चला हम यहाँ पे समझा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आएगा। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिसके अंदर में लगल रहता है यम, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो धातु हुआ। धातु को पहचानने का और बहुत सारे कारण हैं और बहुत सारे तरीका है। धातु को पहचानने का सिर्फ यही तरीका थोड़ी है। जिसको नहीं विद्यार्थी को मतलब समझदारी नहीं रहता है, मान के चलिए नहीं समझ पाता है, तो उसको उस विद्यार्थी को दे दिया जाता है क्या, ट्रिक। एक ट्रिक क्या होता है, एक जरिया होता है, जिस जरिया के जरिए आप किसी भी बात को ध्यान में रख सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। ट्रिक के माध्यम से किसी बात को लॉन्ग टर्म तक ध्यान में रखा जा सकता है। तो मॉल लगल रहेगा, जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, वो क्या होती है, धातु होती है। तो धातु के साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम, धातु के साथ जब ये ऑक्सीजन जुड़ल रहेगा तो धातु का ऑक्साइड क्या होती है, तो क्षारीय होती है, तो वो भी क्षार का पहचान। और जनरली क्या होगा, CO3 लगल रहेगा, धातु कार्बोनेट, तो इसको भी क्या कहेंगे, क्षारीय कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए सोडियम कार्बोनेट, ये क्या है, क्षारीय है, भले ही दुर्बल क्षारक होगा लेकिन क्षारीय तो है, बात को समझिए। NaSCO3 इसमें भी है। अब कहेगा कि इसकी जलीय विलयन क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की जलीय विलयन क्या होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो जलीय विलयन के बारे में पूछा जाएगा तो ये अम्लीय हो जाएगा। ऐसे कहेगा कि निम्नलिखित में कौन एक क्षारीय है, तो ये भी क्षारीय होगा। NaHCO3, ये सब देखिए यहाँ पे क्षार के पहचानने का क्या तरीका है, तो क्षार के पहचानने का तरीका है OH का हल 2, धातु का ऑक्साइड CO3, धातु के कार्बन, ये सब क्या होती है, ये सब क्षारीय होती है। अब प्रारंभ में क्या लगल रहेगा, शुरुआत में जब H लगल रहे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या है, देखो शुरुआत में H। अब H यहाँ पर शुरुआत में तो नहीं है। अब आइए ना हम बताते हैं कि आखिरकार आपको अम्ल को कैसे पहचानना है। तो अम्ल की पहचान में क्या लिखेंगे, अम्ल की पहचान, अम्ल की पहचान शुरुआत में क्या होगा, H लगल रहेगा, दूसरा नंबर में अंतिम में क्या लगल रहेगा, COOH लगल रहेगा, यही है। तीसरा नंबर में अधातु का ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड। बात को समझिए, यहाँ पे हम आपको क्या समझाने की कोशिश किए, अम्ल, क्षार और लवण की पहचान कैसे करेंगे। हम ये कैसे जान पाएंगे कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है, या कौन सा पदार्थ लवण है। इसको पहचानने के लिए आपको कुछ टर्म्स ध्यान रखना, कुछ पदावली, कुछ शब्द को ध्यान में रखना पड़ेगा, कुछ बातें को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि अम्ल को पता करने के लिए, अम्ल को जानने के लिए कि ये पदार्थ दिया गया पदार्थ अम्लीय है, इसको जानने के लिए प्रारंभ में अगर H लगल रहेगा, हाइड्रोजन लगल रहेगा, या अंतिम में COOH लगल रहेगा, तो वो समझ जाएंगे क्या। और यहाँ पे कितना विद्यार्थी कहिएगा, सर जी आपने तो यहाँ पे CO3 के बारे में बताया कि ये तो क्या है, क्षारीय है, तो यहाँ पर भी तो CO3 है, ये क्यों अम्लीय है, ये प्रकृति में क्या अपवाद में है। H2CO3 यानी कार्बनिक अम्ल होता है, H2CO3 ना, यही ठो बात। बाकी जनरली CO3 वाला क्या होता है, क्षार होता है। इस तरह से ध्यान में रखेंगे। H लगल रहेगा, COOH लगल रहेगा, देखो यहाँ पे COOH है ना, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। COOH को क्या कहते हैं हम लोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल।
ये जनरली आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है, निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है, निम्नलिखित में कौन एक क्षार है, निम्नलिखित में कौन एक लवण है। आप क्वेश्चन बैंक में जाइए ना, विगत 10 वर्ष के उदाहरण जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री के अंदर में, उसको से ढूंढिए, इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा कि निम्नलिखित में कौन एक अम्लीय है, निम्नलिखित में कौन एक क्षारीय पदार्थ है ना।